Hello everyone, welcome to my podcast channel Geeta Gupta. Today we will talk about emotional quotient EQ. इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि EQ होता क्या है, हम अपना EQ लेवल कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और हाई EQ लेवल के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो EQ उतना ही हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट होता है जितना कि IQ। EQ अपने इमोशंस को समझना, उनको मैनेज करना और उनको इस तरीके से यूज़ करना है ताकि फ्यूचर में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आए या कोई भी चैलेंज आपके सामने आए या आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो इस तरह की सिचुएशंस को आप प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ और अपनी बात लोगों तक प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएँ। तो EQ को समझने से पहले हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करना ज़रूरी है, वो है सेल्फ़ अवेयरनेस। सेल्फ़ अवेयरनेस में हमें अपने ही इमोशंस और थॉट्स को अच्छे से समझना है। जब हम अपने ही इमोशंस और थॉट्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो हम इंचार्ज होंगे, ना कि हमारे इमोशंस। तो होता क्या है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि कभी कोई सिचुएशन होती है और आप ऐसी सिचुएशन में ओवर रिएक्ट कर जाते हैं और लेटर ऑन आप रियलाइज़ करते हैं कि इतनी ओवर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एमिगडाला एंड वो पार्ट सारी इमोशंस को हैंडल करता है। और जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारे सामने आती है तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करता है और हमारा फ़ाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। फ़ाइट और फ्लाइट मोड का मतलब यह है कि या तो लड़ो या भाग जाओ। जैसे अगर मेरे सामने टाइगर आ गया तो ऑफ कोर्स आई विल चूज़ फ्लाइट मोड। और लेकिन अगर मेरे सामने कोई पर्सन है जो कि मुझे लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू हर्ट मी समहाउ, तो आई विल प्रेफर टू फाइट विद हिम। तो ये सारा जो काम है वो हमारे जो ब्रेन के एमिगडाला का होता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट और होता है, वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हैंडल करता है स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग को। तो होता क्या है, कभी कभी हमारे सामने ऐसी सिचुएशंस होती है जो थ्रेटनिंग होती है, तब वो एमिगडाला अपना फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन करता है। दैट इज़ फाइन, वो होना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी सिचुएशन सीरियस नहीं होती, लेकिन समहाउ हमारे ब्रेन के एमिगडाला को लगता है कि सीरियस सिचुएशन है और वो फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं एमिगडाला हाईजैक। तो जब एमिगडाला हाईजैक होता है तो हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग के लिए यूज़ होता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, यानी कि हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी ही सिचुएशन में, यानी कि सिचुएशन थ्रेटनिंग तो नहीं थी, लेकिन समहाउ आपको ऐसा लगा कि सिचुएशन थ्रेटनिंग है, कि जो सामने वाला पर्सन है वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। तो ऐसे केस में आपका जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्विच ऑफ हो जाता है, आप सोच समझ नहीं पाते और आप ओवर रिएक्ट कर देते हैं। और जब आप घर आते हैं, आप शांत होते हैं और आप तब उस सिचुएशन को याद करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इतना ओवर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली एमिगडाला हाईजैक क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास्ट में कभी ना कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होता है और उस पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से हमें लगता है कि ये सिचुएशन थ्रेटनिंग है। जैसे अगर कोई पर्सन के बारे में आपकी ये परसेप्शन है कि ही इज़ वेरी रूड और वेरी एग्रेसिव, तो अगर वो आपसे नॉर्मल भी बात करेगा तो हो सकता है कि आप एकदम ओवर रिएक्ट करें कि आपको लगे कि वो एग्रेसिवली आपसे बात कर रहा है, जबकि मे बी उसकी इंटेंशन ऐसी ना हो, लेकिन क्योंकि आपके माइंड में परसेप्शन ऐसी है तो आप ऐसे रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं इस केस में, और कई बार हमारा टोटल परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। हम एक स्पेसिफिक केस को एक जनरल केस बना लेते हैं और हर एक इंसान पर अप्लाई करने लगते हैं। कई बार हम लोग बोलते भी हैं
कि यार मैं पहले तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, लेकिन सर्कमस्टांसिस ने मुझे ऐसा बना दिया, या मैंने लाइफ में इतने धोखे खाए, इतना कुछ देखा तो मैं ऐसा बन गया। तो वो इसीलिए ही होता है कि हमारे ब्रेन में जो है ये सब फीड होता है वो एज एन इनपुट काम करता है जब कोई सिमिलर सिचुएशन आती है। हालांकि दूसरी सिचुएशन में लोग अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेन है वो उसमें कुछ सिमिलरिटी देखता है और ओवर रिएक्ट कर देता है। मुझे याद है, ये तब की बात है जब मैं डीयू के एक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर काम करती थी और एग्ज़ाम्स आने वाले थे बच्चों के और प्रिपरेटरी ऑफ चल रही थी, मेरा भी ऑफ था। और एक बार 3-4 दिन पहले एग्ज़ाम से एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास रात को अराउंड 10:30 एंड उसने मुझे कहा कि मैम मैं बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप मुझे थोड़ा पढ़ा देंगे तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उसको बोला भी कि मैं फ़रीदाबाद में रहती हूँ और मुझे अराउंड 1.5 आवर लगता है डेली आने में, क्योंकि कॉलेज वाज इन डेली। लेकिन उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की, मैम बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ मैं फ़ेल हो जाऊँगी, आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा बच्चों के लिए रहता है टीचर्स के मन में। तो 1.5 घंटा ट्रैवल करके मैं कॉलेज गई, जो मैंने टाइम दिया तो उस टाइम पर मैं पहुँची, तो शी वॉज़ नॉट देयर। तो मैंने 15-20 मिनट्स उसका वेट किया, शी डिड नॉट कम। आई कॉल्ड हर अप, शी डिड नॉट पिक माई फ़ोन। तो फिर भी मैंने आई वेटेड फॉर हर कि कुछ शायद उसका इमरजेंसी आ गई हो, बट हाफ एन आवर 40 मिनट्स और वेट करके देन आई लेफ़्ट। तो बेसिकली 1.5 घंटा आने का, 1.5 घंटा जाने का और 1 घंटा वेटिंग, काइंड ऑफ 4 आवर्स मैंने लगाए एंड ऑफ नो यूज़, क्योंकि शी डिड नॉट कम। तो कहीं ना कहीं जो मेरे मन में बच्चों के लिए एक सिंपैथी थी कि अरे कोई बात नहीं, हो सकता है कि इसको कुछ इमरजेंसी आ गई हो इसलिए इसने क्लासेस अटेंड नहीं की, एक जेनरिक परसेप्शन बन गया कि जो स्टूडेंट्स हैं तो वो केयरलेस होते हैं और उनके लिए आपको आउट ऑफ वे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको ये कह भी सकती थी कि आप क्लासेस में नहीं आए, नाउ इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, बट मुझे उस टाइम लगा कि नहीं, आई शुड हेल्प हर। बट उसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया, कभी उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की। जब इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो है, हमारी परसेप्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही मेरी चेंज हो गई थी। लेकिन फिर एक केस आया जब मैंने अपना कोचिंग सेंटर खुद का स्टार्ट किया। एक लड़का था, वो बीटेक कर रहा था और वो 3 साल से लगातार फेल हो रहा था फाइनल ईयर में, और उसके पेरेंट्स ने कॉल किया कि ये इसका लास्ट चांस है और अगर वो इस बार फेल हो गया तो उसकी बीटेक की डिग्री कैंसिल हो जाएगी। 2 सब्जेक्ट्स में वो फेल था, तो दोनों में से एक सब्जेक्ट में तो आई वॉज़ वेरी कंफर्टेबल और एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मुझे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते उसको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ और दूसरे के लिए आप कोई और टीचर देख लें। उनके फादर ने कहा हाँ ठीक है, आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा दीजिए। तो जब मैंने उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया जिसमें मैं कंफर्टेबल थी, तो 1 वीक के बाद उसके फादर दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि हमने दूसरे सब्जेक्ट के लिए बहुत कोशिश की, इसने 1-2 जगह डेमो भी लिए, बट इसको कोई पसंद नहीं आ रहा है, इसको केवल आपकी ही टीचिंग पसंद आई है, आप प्लीज़ इसको सेकंड सब्जेक्ट भी पढ़ा दो। और उन्होंने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की मुझे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं आपकी हेल्प तो करना चाहती हूँ, बट क्योंकि मुझे खुद वो सब्जेक्ट इतने अच्छे से आता नहीं है तो मैं कैसे आपको कमिटमेंट दे दूँ इस चीज़ की। तो मैंने इसलिए उनको मना कर दिया। हालांकि मुझे बुरा भी लगा, बट मैं खुद इतना विलिंग नहीं थी कि इतना एफ़र्ट्स मैं डालूं, और उसका रीज़न भी शायद यही रहा था कि मैंने मन में जो परसेप्शन बैठ गई थी कि मैं आउट ऑफ वे जाके किसी की हेल्प नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका था। तो इवनिंग में उस लड़के की मॉम का फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो क्यों 3 साल फेल हुआ, क्या उसकी कंडीशंस रही, क्या रीज़न्स रहे, और एक थोड़ी देर में एक कनेक्शन सा बन गया उसकी मॉम के साथ मेरा।
और जब फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए और इस बच्चे को पढ़ा दीजिए, तो मैं मना नहीं कर पाई। तो हालांकि मुझे पता था कि मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और इस बच्चे को करवाना पड़ेगा। टाइम भी बहुत कम था, थोड़े टाइम बाद, आई थिंक अराउंड 15-20 डेज़ बाद ही उसके एग्ज़ाम्स थे। लेकिन रीज़न जानकर जो एक यंगस्टर्स में हो जाता है, तो मेरे बच्चे जैसा मुझे फीलिंग आई कि नहीं, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। और मैंने उसको दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाया एंड वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुआ और उसको बीटेक की डिग्री मिली। तो हर एक्सपीरियंस अलग है, सरकमस्टांसेस अलग हैं, पर्सन्स इन्वॉल्व अलग हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और सबको एक ही नज़र से देखने लगते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। तो सबको एक ही तराजू में नहीं रखना चाहिए। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इंसान गलत हो जाएंगे, या किसी पर्टिकुलर पर्सन ने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके साथ अगर गलत बिहेव किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगली सिचुएशन में भी आपके साथ गलत बिहेव करे। हो सकता है कि उस टाइम उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो कि जिस वजह से उसने आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो। तो अपने अंदर बिटरनेस लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आप इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। और जो आपका एमिगडाला है वो आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो एमिगडाला है बेसिकली वो बैड बॉस है और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो गुड बॉस है। जब ऐसी सिचुएशंस आती है जो थ्रेटनिंग नहीं होती बट समहाउ आपके ब्रेन को लगता है कि थ्रेटनिंग सिचुएशंस हैं, एट दैट टाइम जो है आपका जो बैड बॉस है वो गुड बॉस को कंट्रोल कर लेता है। आपको एक काम करना है, आपको अपना ट्रिगरिंग पॉइंट ऑब्ज़र्व करना है कि आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। ऐसी कौन सी बात है जो अगर सामने वाला प्रेस कर दे या बोल दे तो आपको एकदम बुरा लग जाता है। क्योंकि जब आपको खुद अपना ट्रिगरिंग पॉइंट पता होगा तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी। हर इंसान का ट्रिगरिंग पॉइंट अलग होता है, मेरा कुछ हो सकता है, आपका कुछ हो सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान से बैठ के सोचें कि मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है तो हमें समझ में आएगा कि मैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट करता हूँ। तो जब आप ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब कोई आपके ट्रिगरिंग पॉइंट को प्रेस करता है, तो आप ओवर रिएक्ट ना करें। तो एक ये चीज़ है कि आप अपने आप को कीनली ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने ट्रिगरिंग पॉइंट को ऑब्ज़र्व कीजिए। और जब सिचुएशन ऐसी आए तो आपको क्योंकि पता है कि ये ट्रिगरिंग पॉइंट है, मेरे इमोशंस आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाते हैं ऐसे टाइम पर, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहेंगे बिकॉज नाउ यू नो द सिचुएशन। तो जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो स्विच ऑफ नहीं होगा। दूसरा केस जो है वो ये होता है कि जब आप कभी किसी के लिए कुछ करते हैं, कोई फेवर करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि मैंने क्योंकि इसको फेवर किया है तो इसको मेरा फेवर रिटर्न करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप उसके साथ जितना इमोशनली कनेक्टेड फील करते हो सामने वाला नहीं करता। मैं केवल ये हेल्प आज इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू हेल्प दैट पर्सन, ना कि इसलिए कि वो रिटर्न में मेरी हेल्प करेगा। उतना ही किसी की हेल्प करिए जितना आप आराम से कर सकते हैं। बहुत आउट ऑफ द वे जाके तभी करिए जब आपका मन इस चीज़ की गवाही देता है कि आउट ऑफ द वे मुझे हेल्प करनी चाहिए इस पर्टिकुलर पर्सन की, तो आप करिए। केवल ये सोचकर मत करिए कि कल को ये भी मेरी हेल्प करेगा। जब आप इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपका EQ जो है डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका EQ स्ट्रॉन्ग होगा आप देखेंगे कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कम पैनिक करते हैं, और कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो आप उसको बेटर तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सेल्फ हर्ट को अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा हैप्पियर और ज़्यादा हेल्थियर लाइफ जी सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगी कि एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं खुद से होगी कि ज़िंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।